अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये गहन विश्लेषण बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है। मतलब आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा तो है, लेकिन जब परीक्षाओं में व्याकरण के नियम पूछे जाते हैं तो अच्छे विद्यार्थी इसमें उलझ जाते हैं। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो नीरज सर की बहुत चर्चित क्लास है ना। हाँ, वो SSC GD 2026 हिंदी रिवीजन क्लास। जी बिल्कुल, उसी वन शॉट PDF का बिल्कुल शब्द दर शब्द और क्रमबद्ध विश्लेषण करना है। यह सर्वनाम का संपूर्ण रिवीजन है जिसे एक ही क्लास में समेटा गया है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस नोट्स में दी गई हर एक जानकारी, हर एक अवधारणा और सारे MCQs विद्यार्थियों तक एक स्पष्ट रणनीति के साथ पहुंचे। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। नीरज सर की क्लास की शुरुआत बिल्कुल बुनियादी लेकिन सबसे सटीक बात से होती है। मतलब सबसे पहला वाक्य जो ध्यान खींचता है वो है सबका नाम बराबर सर्वनाम। हाँ, और ये केवल एक शीर्षक नहीं है, ये पूरे अध्याय का निचोड़ है। और देखिए, इसकी ठीक नीचे एक बहुत ही तकनीकी शब्द लिखा है कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है। ये विकारी शब्द ये पूरी हिंदी व्याकरण की नींव है। इसे समझना बहुत जरूरी है। विकारी का मतलब ही है परिवर्तनशील, यानी ऐसे शब्द जो लिंग, वचन या कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे मैं एक सर्वनाम है, लेकिन जब कारक लगता है तो यह मेरा, मुझे या मुझको बन जाता है। रूप बदल गया ना, इसीलिए यह विकारी है। इसके बाद नोट्स में सर्वनाम की किताबी परिभाषा दी गई है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन नीरज सर ने जो सबसे बेहतरीन काम किया है वो है रिपीटेटिव बनाम ब्यूटीफुल के कॉन्सेप्ट को समझाना। अरे हाँ, वो ग्राफिक बहुत ही शानदार तरीके से भाषा की असल जरूरत को स्पष्ट करता है। बाईं ओर रिपीटेटिव लिखकर बताया गया है कि यदि हम व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बार बार नाम लें तो क्या होगा। भाषा कितनी मशीनी लगने लगेगी। बिल्कुल। सोचिए, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। रमेश सुबह उठा, रमेश ने रमेश के कपड़े पहने, रमेश के स्कूल गया। ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है। एकदम अटपटा। वहीं दाईं ओर ब्यूटीफुल लिखकर समाधान दिया गया है। सही पकड़ा आपने। यही सर्वनाम का असली काम है। उस अटपटे दोहराव को खत्म करके वाक्य में एक प्रवाह, एक सहजता और एक सुंदरता लाने का काम सर्वनाम करता है। इसीलिए नोट्स में इसके मुख्य उद्देश्य को बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि इसका उद्देश्य है वाक्य में सुंदरता प्रकट करना। क्योंकि भाषा केवल संवाद का जरिया नहीं है, ये एक कला है। बिल्कुल, और सर्वनाम उस कला को निखारता है। वो यह, वह, जो, सो, ये छोटे छोटे शब्द भाषा को कितना खूबसूरत बना देते हैं। इस बुनियादी समझ के बाद क्लास में आगे बढ़ते हुए हम संख्याओं के उस खेल पर आते हैं जो परीक्षा के दबाव में अक्सर गलतियां करवाता है। वो 11 और 6 वाला आंकड़ा। हाँ, विद्यार्थियों को ये 2 नंबर हमेशा याद रखने चाहिए। नोट्स में साफ साफ लिखा है कि हिंदी में कुल सर्वनाम 11 हैं और ठीक उसके बगल में लिखा है कि सर्वनाम के भेद 6 हैं। देखिए, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां परीक्षक अक्सर विद्यार्थियों को फंसाते हैं। कुल सर्वनाम अलग चीज है और सर्वनाम के भेद यानी प्रकार अलग। अगर परीक्षा में भेद पूछे जाएं तो वे 6 ही हैं। नोट्स में उन 6 भेदों के नाम क्रम से दिए गए हैं ताकि दिमाग में एक नक्शा बन जाए। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, 5वां प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। यह सूची दरअसल इस पूरी क्लास का एक ब्लूप्रिंट है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि PDF के अगले हिस्से में हम पहला भेद यानी पुरुषवाचक सर्वनाम की गहराइयों में जाते हैं। इसे समझाने के लिए 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स बनाए गए हैं। जी, और ये विभाजन दरअसल मानव संचार के पूरे विज्ञान को दर्शाता है। बातचीत में हमेशा 3 पक्ष होते हैं। पहला पिलर है उत्तम पुरुष, जिसे ब्रैकेट में वक्ता लिखा गया है, यानी वो इंसान जो बोल रहा है। बिल्कुल। इसके मूल शब्द हैं मैं और हम, और परीक्षा के लिहाज से इसके कारक रूप भी दिए गए हैं, जैसे मेरा, हमारा, मुझे, हमको। जब भी वाक्य में बोलने वाला खुद को संदर्भित करे वो उत्तम पुरुष है। और दूसरा पिलर है मध्यम पुरुष यानी श्रोता। हाँ, जो हमारी बात को सुन रहा है। इसमें जो शब्द आते हैं वे हैं तू, तुम, आप। नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ब्रैकेट में लिखी है कि यहाँ आप का मतलब रिस्पेक्टफुल है, सम्मानजनक। जी, ये रिस्पेक्टफुल वाला पॉइंट आगे चलकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करेगा। और संचार का तीसरा पिलर है
अन्य पुरुष यानी थर्ड पार्टी। मतलब वो व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम और आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो उस बातचीत में सीधे तौर पे शामिल नहीं है। इसके शब्द हैं ये, वो, ये, वे। इसी हिस्से के सबसे नीचे एक बहुत ही खास लाइन लिखी है जिस पर हर विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए। मूल सर्वनाम तू और मैं है। ये एक बहुत ही बारीक जानकारी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि तुम या हम मूल हैं, लेकिन असल में जड़ तू और मैं ही हैं। बहुत ही उम्दा अवलोकन। पुरुषवाचक के बाद क्लास में दो और महत्वपूर्ण भेदों को एक साथ समझाया गया है, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। संबंधवाचक के लिए जो सबसे बड़ी पहचान बताई गई है वो है जोड़ों में आने वाले शब्द, जैसे जो और सो। ये वाक्यों के दो हिस्सों को एक अदृश्य धागे से जोड़ने का काम करता है। इसके जो दो क्लासिक उदाहरण दिए गए हैं वे हमारी रोजमर्रा की कहावतों से लिए गए हैं। पहला है जैसा करोगे वैसा भरोगे, और दूसरा जिसकी लाठी उसकी भैंस। बॉक्स बताता है कि परीक्षा में हमेशा सीधे सीधे जो और सो नहीं आता। आधुनिक हिंदी में सो की जगह वह ने ले ली है। इसी के ठीक नीचे पांचवा भेद समझाया गया है, प्रश्नवाचक। इसके दो मुख्य अस्त्र हैं, कौन और क्या। और इनके प्रयोग का अंतर भी बहुत ही स्पष्ट किया गया है। कौन का प्रयोग सजीव के लिए होता है और क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। उदाहरण पढ़कर ही बात समझ आ जाती है। वहां कौन खड़ा है, जाहिर है कोई इंसान या जानवर ही होगा। और दूसरा, तुम क्या काम करते हो, काम कोई सजीव चीज तो है नहीं। बिल्कुल। यहां सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे एक ही शब्द वाक्य का पूरा अर्थ बदल सकता है। और यही बात पीडीएफ के अगले हिस्से पर लागू होती है, जो निजवाचक सर्वनाम के बारे में है। निजत्व का मतलब होता है सेल्फ, यानी स्वयं के लिए प्रयोग होने वाले शब्द। इसमें आप, अपने आप, स्वयं, खुद, निजी, स्वतः जैसे शब्द दिए गए हैं। लेकिन इस पूरे अध्याय का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो एक बड़े से कंफ्यूजन अलर्ट के रूप में दिया गया है, आप बनाम आपकी लड़ाई। वाकई जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन आप और आप का जो अंतर यहाँ बताया गया है वो परीक्षा के दबाव में किसी को भी फंसा सकता है। यही वो बिंदु है जहां अच्छे विद्यार्थियों के नंबर कटते हैं। ग्राफिक में बहुत स्पष्ट किया गया है कि पुरुषवाचक वाला आप सम्मान के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आप अंदर आ जाइए, जबकि निजवाचक वाला आप स्वयं के लिए इस्तेमाल होता है, जहां इंसान अपना काम खुद करने की बात कर रहा हो। इसके उदाहरण नीचे दिए गए हैं जो इस उलझन को पूरी तरह सुलझा देते हैं। पहला है, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। और दूसरा बहुत ही सटीक उदाहरण है, शीला अपने कपड़े अपने आप धोती है। यहाँ अपने आप का मतलब ये नहीं कि शीला कपड़ों को सम्मान दे रही है, बल्कि इसका मतलब है कि वो काम खुद कर रही है। सटीक विश्लेषण। अब तक हमने 6 भेद समझ लिए हैं। अब पीडीएफ एक बहुत ही विजुअल हिस्से में प्रवेश करती है। इसमें एक सर्कल आरेख बना है जिसमें हिंदी के कुल 11 सर्वनामों को 1 से 11 तक नंबर देकर सजाया गया है। चलिए इन 11 शब्दों को क्रम से देखते हैं। 1 मैं, 2 तू, 3 आप, 4 यह, 5 वह, 6 जो, 7 सो, 8 कोई, 9 कुछ, 10 कौन और 11 क्या। ये 11 शब्द पूरी हिंदी व्याकरण के सर्वनाम परिवार के मुखिया हैं। और इसी आरेख के नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट दिया गया है। नोट में लिखा है कि अन्य पुरुष के रूप जैसे वे इस गिनती में शामिल नहीं हैं। यह स्पष्ट करता है कि ये 11 शब्द अपने मूल रूप में हैं। यह का यह बन जाना या वह का वे बन जाना सिर्फ वचन का बदलाव है। वो कोई नया सर्वनाम नहीं है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट को हमने बहुत गहराई से समझ लिया है। अब समय आ गया है इस ज्ञान को कसौटी पर परखने का। नीरज सर की क्लास के अगले हिस्से में अभ्यास प्रश्न शुरू हो रहे हैं। चलिए इन एमसीक्यूज को उसी फॉर्मेट में देखते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर सही विकल्प सही क्यों है। तैयार हैं आप? बिल्कुल। ज्ञान को जांचने का यही सबसे सही तरीका है। शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर हमने शुरुआत में ही गहराई से समझा था। उत्तर है 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। यहाँ 11 पर टिक नहीं करना है क्योंकि भेद पूछे गए हैं। बहुत खूब। दूसरा प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? इसका सही उत्तर है उत्तम पुरुष। अब ये क्यों है? क्योंकि मुझे मैं का ही कर्म कारक रूप है और मैं हमेशा बोलने वाला होता है, जो कि उत्तम पुरुष की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, जो फिर से नंबरों के इर्द गिर्द है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? यहाँ उत्तर होगा 11। ये वही 11 मूल शब्द हैं जो हमने सर्कल डायग्राम में देखे थे।
भेद और कुल संख्या का ये अंतर अब विद्यार्थियों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। प्रश्न 4 थोड़ा विश्लेषणात्मक है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? इसका सही उत्तर पीडीएफ में दिया है। कौन, क्या, किसने, ये तीनों शब्द किसी न किसी जानकारी को पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कौन सजीव के लिए, क्या निर्जीव के लिए और किसने कर्ता जानने के लिए। अगर किसी विकल्प में जो या कोई होता तो वो समूह गलत हो जाता। बिल्कुल सही। अब पीडीएफ के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 पर आते हैं। प्रश्न 5, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तर है अनिश्चयवाचक। जब हम कहते हैं कोई आ रहा है तो हमें ये तो पता है कि कोई इंसान आ रहा है, लेकिन उसकी सटीक पहचान हमें मालूम नहीं है। इसी कारण ये अनिश्चयवाचक है। प्रश्न 6 बहुत ही ट्रिकी है। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है। उत्तर है वो। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट भी दिया गया है कि ये और वे बहुवचन है। परीक्षा में छात्र अक्सर वे को एक वचन मान लेते हैं, क्योंकि सम्मान के लिए हम बोलते हैं कि वे आ रहे हैं। लेकिन व्याकरण के हिसाब से वे अब बहुवचन है और एक वचन सिर्फ वह होगा। एकदम सही। प्रश्न 7 एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। शीघ्र जाओ और रिक्त स्थान बुलाकर लाओ। इसका सही उत्तर है उसे, और इसका स्पष्टीकरण ये है कि ये अन्य पुरुष का मामला है। उत्तम पुरुष वक्ता है, मध्यम पुरुष श्रोता है, और वे दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाने की बात कर रहे हैं, इसलिए उसे सबसे सटीक बैठेगा। अब सेट 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8 ने तो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। निजवाचक प्लस संबंधवाची प्लस एक वचन की पहचान करें। ये एक ही शब्द में 3 शर्तें मांग रहा है। हाँ, परीक्षा में ऐसे ही सवाल छटनी का काम करते हैं। इसका सही उत्तर है अपना। पीडीएफ में एक बहुत अच्छी बात नोट के रूप में लिखी है कि स्वयं यहाँ गलत है, क्योंकि यह संबंध नहीं दर्शाता। स्वयं सिर्फ निजवाचक है। जी, लेकिन अपना शब्द निजत्व भी दिखाता है और किसी चीज के साथ अधिकार या संबंध भी जोड़ता है। साथ ही ये एक वचन भी है। ये वो बारीक बात है जहां अक्सर अच्छे विद्यार्थियों के नंबर कटते हैं। अगला प्रश्न 9 है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। उत्तर है कोई। स्पष्टीकरण यह है कि कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में सिर्फ मैं, तुम, आप, यह, वह आते हैं। प्रश्न 10 सीधा नियमों से है, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम है। इसका सीधा और साफ उत्तर है संबंधवाचक, जैसा कि हमने कहावतों वाले हिस्से में समझा था। अब पीडीएफ एक बहुत ही व्यावहारिक हिस्से में प्रवेश करती है, वाक्य शुद्धि और प्रयोग। प्रश्न 11 में एक अशुद्ध वाक्य दिया गया है, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, और इसके आगे एक बड़ा सा लाल क्रॉस लगा है। जी हाँ, क्योंकि व्याकरण के दृष्टिकोण से वाक्य पूरी तरह गलत है। भले ही हमारे आसपास के इलाकों में आम बोलचाल में तेरे को या मेरे को का खूब चलन हो, लेकिन लिखित हिंदी में ये भाषा अशुद्ध मानी जाती है। नोट्स में हरे रंग के सही के निशान के साथ इसका शुद्ध रूप बताया गया है, मैं तुझे या मैं तुझको घड़ी दूंगा। भाषा की शुद्धता के लिए ये नियम बहुत जरूरी है। उसी पन्ने पर प्रश्न 12 है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम क्या है? उत्तर दिया गया है पुरुषवाचक, और इसे और गहराई से समझाते हुए ब्रैकेट में लिखा है कि ये उत्तम पुरुष है और बहुवचन है, क्योंकि बोलने वाला खुद तो है ही, साथ ही वो अपने साथ और लोगों को भी शामिल कर रहा है। चलिए अब आखिरी अभ्यास सेट 4 पर आते हैं। प्रश्न 13, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, यहाँ स्वयं क्या है? उत्तर है निजवाचक। ये वही सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने कंफ्यूजन अलर्ट में गहराई से समझा था। प्रश्न 14, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, इसमें कोई क्या है? उत्तर है अनिश्चयवाचक, क्योंकि सहायता करने वाले की पहचान अभी पर्दे के पीछे है, वो निश्चित नहीं है। और इस पूरी क्लास का अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न 15, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? उत्तर है मध्यम पुरुष। संचार के त्रिकोण को हमेशा याद रखिए, बोलने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्यम, और जिसके बारे में बात हो वो अन्य। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने नीरज सर की पूरी पीडीएफ को शुरू से लेकर अंत तक खंगाल लिया है। अब हम पीडीएफ की अंतिम स्लाइड पर आ गए हैं, जहां गृह कार्य दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए काम अभी खत्म नहीं हुआ है। नोट्स में एक प्रश्न दिया गया है, राम जैसा चाहता था उसके साथ वैसा ही हुआ। और काम यह है कि इस वाक्य में सर्वनाम का भेद बताएं। यह एक बहुत ही शानदार सवाल है जो आज के पूरे विश्लेषण का निचोड़ मांगता है। बिल्कुल। विद्यार्थियों को इस वाक्य में जैसा और वैसा शब्दों के बीच के रिश्ते को खोजना चाहिए, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। पीडीएफ के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत
और प्रेरणादायक शेर लिखा है। मैं इसे एक शांत भाव से पढ़ना चाहूंगी। तलाश न कर मुझे जमीन और आसमां की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूं तो कहीं भी नहीं हूं मैं। क्या बात है! ये पंक्तियां न सिर्फ गहरी हैं, बल्कि शायद सर्वनाम की तरह ही हमारे वजूद की बात कर रही हैं। और बिल्कुल नीचे एक छोटी सी जानकारी भी दी गई है कि अगली क्लास का विषय विशेषण होगा। इस पूरे विस्तारपूर्ण विश्लेषण के बाद मैं एक विचार सबके मन में छोड़ना चाहूंगी। दैनिक जीवन की बातचीत में हम कब किसी को तू कहते हैं, कब तुम कहते हैं और कब आप कहते हैं, इसका चुनाव केवल एक व्याकरण का नियम नहीं है। ये हमारे समाज के शक्ति संतुलन, हमारी संस्कृति और रिश्तों की गहराई को भी दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। हम अपने से छोटों या बहुत करीबी दोस्तों को तू कहते हैं, जो अपनापन दिखाता है, लेकिन ऑफिस में या अनजान लोगों से आप का प्रयोग करते हैं, जो एक सामाजिक दूरी और सम्मान को दर्शाता है। व्याकरण सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद नहीं है, वो हमारे सामाजिक व्यवहार का एक जीता जागता आईना है। इस पर हम सभी को विचार अवश्य करना चाहिए। क्या बात है! भाषा, मनोविज्ञान और समाज का ये जुड़ाव ही तो व्याकरण को इतना जीवंत और दिलचस्प बनाता है। सर्वनाम केवल शब्दों का हेरफेर नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की पहचान है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इन बारीक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।